हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स मेट पर, जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट साइंस पेपर 2। और आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेवनेरस ने किया था, ध्यान रखिएगा। और बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, एक है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जो जनक है उसको कहते हैं अरस्तु। और अगला आज का क्वेश्चन बन रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो है थियोफ्रस्टस। फटाफट से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है लेमार्क और ट्रेवनेरस ने किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में खून की कमी होने को क्या कहते हैं। शरीर में खून की कमी होने को क्या कहते हैं। तो एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया कई तरह की होती है, सिकल सेल एनीमिया, हाशियाकार एनीमिया, कई तरह की आपकी एनीमिया रोग होती है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है। तो क्षय रोग से बचाव करता है, ध्यान रखना है। बीसीजी का जो टीका है क्षय रोग से बचाव करता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा कहा जाता है, जो मस्तिष्क के ठीक नीचे होता है, स्पाइनल कॉर्ड से ये जुड़ा होता है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन, तो एड्रेनलिन जो हार्मोन्स है उसको हम लड़ो और उड़ो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन की खोज किसने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। जाइलम के माध्यम से होता है। कंडक्टिंग टिश्यू इसको कहा जाता है। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम एक भोजन ले जाता है और एक भोजन बनने के बाद पूरी उस प्लांट की बॉडी में एक पहुंचाता है, ठीक है। तो जाइलम जो है यहाँ पर जल का परिवहन करता है, नीचे से जड़ों में से जल को लेकर के पौधे में ऊपरी भाग तक पत्तियों तक पहुंचा देता है। और यहाँ जब भोजन बन जाता है तो फ्लोएम जो होता है फिर वापस इनको पूरी पौधे में पहुँचा देता है। गाजर का रंग किस की मौजूदगी के कारण होता है। गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन के मौजूदगी के कारण होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन हम पोमोलॉजी कहते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो याद रखिएगा खुराना ने किया था, ध्यान रखना है आपको। खुराना ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो 23 जोड़ा होती है और संख्या में ये 46 होती है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46 होती है, यानी 46 होती है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है एक्स और वाई का। एक्स और मादा का होता है, वाई जो होता है पुरुष का होता है। नवजात शिशु के लिए लिंग का निर्धारण किस से वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा होता है। तो पिता के गुणसूत्र से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणसूत्र में क्या क्या पाए जाते हैं। गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। मनुष्य ने कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। मनुष्य के कौन सा क्रोमोसोम तो मिलता है तो बालक का जन्म होता है। तो ये वाई और एक्स के मिलने से होता है, जिसमें वाई जो होता है पुरुष का, एक्स जो होता है स्त्री का होता है। अशुद्ध रक्त किस में बहता है। अशुद्ध रक्त किस में बहता है। तो सिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त, ध्यान रखना है। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत होती है। अब ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं, एक मिश्रित ग्रंथि होती है, एक बहिस्रावी ग्रंथि, एक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तीन तरह की ग्रंथियां होती है, ठीक है। जब ग्रंथियां पढ़ाई जाएगी तो आपको वहां पर सारी चीजें बता दी जाएगी। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। रिलैक्सिन का स्राव होता है मादा जनन अंग से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है। जल से उत्पन्न होती है, जल के द्वारा ही बनती है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है। तो पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। सेरिब्रम के द्वारा होता है। ऐच्छिक मानव एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब कि जिस पर हमारा इच्छा हो, और अनैच्छिक का मतलब कि जिस पर हमारा इच्छा का यानी हमारा कंट्रोल न हो। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। तो सूर्य के प्रकाश में होती है, ध्यान रखना है। सूर्य के प्रकाश में इसकी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, ध्यान रखना है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। उत्पाद के द्वारा अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाजर क्या है। जड़, तना, पत्ती क्या है। तो गाजर एक जड़ है। और वहीं अगर क्वेश्चन पूछिए कि आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो तना होता है। प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो उसका भी तना ही होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन, प्याज में खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तना होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। सिकोया होता है, ठीक है। सबसे लंबा और सबसे ज्यादा दिन जीने वाला वृक्ष। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है। तो चीड़ से प्राप्त होता है, ध्यान रखना आपको। तारपीन का जो तेल होता है वो चीड़ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बांस को किस में वर्णित किया गया है।
वृक्ष में, घास में या शाक में, किस में? तो घास में रखा गया है बांस को, और ये बढ़ने वाला सबसे तेजी से है, बढ़ता है ये घास। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा नाम का एक पौधा है जिससे हम जैव ईंधन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो फफूंदी होता है पादप रोग का सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक। हरित वाली रोग किस फसल में संबंधित है? तो बाजरा में हरित वाली रोग होती है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ये मूंगफली में पाया जाता है टिक्का रोग। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा जस्ता यानी जिंक की कमी के कारण होता है ये। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ऑक्सीजन की कमी है आलू में ब्लैक हार्ट का रोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करनाल बंट नामक बीमारी किससे संबंधित है? क्यों गेहूं से संबंधित है। वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी कहा जाता है। और अनुवांशिकी की खोज अनुवांशिकी के पिता कौन है? तो मेंडल है। मेंडल ने क्या किया था? मटर पर प्रयोग किया था। ध्यान रखना, मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था। एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, क्योंकि मटर को इसलिए चुना उसने प्रयोग करने के लिए क्योंकि एक साल में उसकी 4 फसलें ली जा सकती है आराम से। अनुवांशिकी के जनक यानी वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल का पूरा नाम है। जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जोहानसन ने जिन शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो वेटसन को कहा गया। अनुवांशिकी परिवर्तन किसमें होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। ध्यान रखना, क्रोमोसोम में होता है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखना, क्रोमोसोम जो होता है केंद्रक में पाया जाता है। ये ध्यान रखना, क्रोमोसोम केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका के जो सेल होता है उस सेल के केंद्रक में क्रोमोसोम्स पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। वो शानदार सा क्वेश्चन है ये। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? फीमर होता है। ये ध्यान रखना, फीमर जांघ की हड्डी से मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। देखिए, टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता, एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। अच्छा, छोटे बच्चों के आपने देखा होगा, छोटे बच्चों के मुंह में लार हमेशा टपकता रहता है, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है लार जब वो टपकाता है बहुत ज़्यादा कि कुछ भी उठा के वो डाल लेता है, तो लार में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो जीवाणु को मारने के काम में आते हैं। बहुत सारे एंजाइम ऐसे जो जीवाणु को मारने के काम में आते हैं। इसलिए छोटे बच्चों का लार बहुत ज़्यादा बन जाए, और जब बड़े हो जाते हैं हम तो लार बनना कम होती है। हम मिट्टी खाना बंद कर देते हैं, वैसे कुछ भी मुंह में नहीं डालते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो होता है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, और स्टार्च पाया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है? तो आपका रक्तदाब घट जाता है। रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या कहलाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर जो है हम बीपी यानी जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापने के काम में आता है। हमारी नसों में ब्लड जिस दाब के साथ बहता है उसको कि हम बीपी कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद कितनी बार करता है? तो 72 बार करता है एक स्वस्थ में। मानव हृदय में कुल कितने कोष होते हैं? तो 4 कोष होते हैं। एक अलिंद, एक निलय, फिर अलिंद, फिर निलय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? घटता है कि बढ़ता है? तो बढ़ जाता है उसका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है। मानव शरीर में रुधिर वाहिनी का क्या कार्य करता है? प्लीहा कार्य करता है, क्योंकि जो भी देखिए जैसे सेल्स होते हैं, सेल्स हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल में जो भी कुछ मरता है तो उसको खाने का काम लाइसोसोम्स करता है, लेकिन वहीं ब्लड सेल्स में जो कुछ मरता है उसको खाने का काम प्लीहा करता है। ठीक है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का। इसमें डब्ल्यूबीसी नहीं होती। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्ब सेल्स होता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो इरिथ्रोसाइट्स नाम से जानी जाती हैं। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। आरबीसी का जो आरबीसी होती है इसका जीवन काल पूरा 120 दिन होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। सफेद रक्त का कण मुख्य कार्य
क्या होता है? सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक सफेद रक्त का कह रहा है, यानी WBC का कह रहा है। इसको हम शरीर का सैनिक भी कहते हैं, बॉर्डर का, बॉडी का प्रहरी या सैनिक कहा जाता है। प्रति घन मिलीमीटर में 5000 से इसकी संख्या 5000 से 6000 होती है प्रति घन मिलीमीटर में। वही WBC की बात करें तो 4 से 5 लाख होती है उनकी। आगे बढ़ते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। पूरा नाम है इनका कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह का मतलब कि ब्लड O ग्रुप, A ग्रुप, B ग्रुप, ऐसे ब्लड ग्रुप जो होता है उसको हम कहते हैं रक्त समूह। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो सेरेब्रम जो होता है वो बुद्धि का केंद्र होता है हमारे अंदर। सेरेब्रम जिसका कमजोर है उसके अंदर बुद्धि की उतनी कमी है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क होता है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका होती है, लगभग 1 मीटर लंबी। आगे बढ़ते हैं। मूत्र का पीला रंग किस की मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। और वहीं टट्टी का रंग क्यों होता है? तो बिलीरुबिन के कारण वो पीला होता है। ध्यान रखना है, टट्टी जो हम लैट्रिन करते हैं उसका रंग पीला क्यों होता है? तो बिलीरुबिन के कारण, बिलीरुबिन के कारण इसका रंग पीला होता है। और गंध किसके कारण आता है? तो अमोनिया जो होता है, अमोनिया बहुत तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, उसी के कारण। और हमारे मूत्र में जैसे नाइट्रोजन होता है, तो जैसे हम पेशाब करते हैं बाहर आता है तो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है कुछ देर बाद वो अमोनिया में, जिससे गंध बहुत तेज आती है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि क्यों कहते हैं? और पीयूष ग्रंथि में लगभग 10, 12, 13 प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। मनुष्य की ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो क्वाशरकोर रोग उत्पन्न होता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो रेबीज नाम का फैलता है बीमारी। सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो लोहा, यानी आयरन जो होता है सबसे अधिक होता है। सेब में सबसे अधिक लोहा होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराय किसका उपयोग करती है? ये ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का उपयोग करती है, क्योंकि ऑक्सीकरण जब होता है तभी ऊर्जा उत्पादन होती है। जो हम सांस लेते हैं तो सांस जा करके उसमें ऑक्सीकरण होता है, रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के माध्यम से ही हमें ऊर्जा मिलती है। और वो सारा रिएक्शन, सारा कहाँ होता है? यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन वो जा करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेल के अंदर ही पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सेल के अंदर पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, वहीं पर ये ऑक्सीकरण होता है। और वो जो ऊर्जा बनती है ATP की रूप में हम हमारे अंदर स्टोर कर ली जाती है, संचित कर ली जाती है। और इस ATP को हम ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर की किस क्रिया में सहायता करता है? तो पाचन में ये सहायता करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? तो वृक्क उत्तरदायी है। शरीर के अंगों से हृदय तथा शुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती हैं? शिराएं कहलाती हैं। हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियों को क्या कहते हैं? तो धमनी कहा जाता है। धमनियों में शुद्ध और अशुद्ध रुधिर शिरा में बहती है। एक सामान्य युवा मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 80/120 mm पारा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो ड्यूरामीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है हमारी, एड्रेनल जिसको कहते हैं, उससे इसका नियंत्रित किया जाता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो गले में पाई जाती है। थायराइड की कमी से हमें घेंघा नामक रोग होता है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो जबड़ा उसका जो है मनुष्य का सबसे शक्तिशाली है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? जब कोई नेत्रदान करता है तो उसका कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो कार्निया उसका प्रयोग किया जाता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का ये हमारा मस्तिष्क होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का बस ये परिवहन कर देता है, जो हम सांस लेते हैं उसका परिवहन वो ले जाकर के पूरी बॉडी के हर एक अंग तक पहुंचा देता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी जो है पानी में घुलनशील है। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो 4 से 5 लीटर जो है एक सामान्य मनुष्य में रक्त होता है।
मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिब्रम जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी के कारण ही जब वो सही तरीके से बन नहीं पाता इंसुलिन हार्मोन, तो हमें जो ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, शुगर की मरीज जिसको कहते हैं, शुगर की मरीज, वो इसके कारण होता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहा जाता है। जब ब्लड बहुत तेजी से बहने लगता है बॉडी में तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। खसरा रोग का कारक क्या है? तो खसरा रोग जीवाणु या तो विषाणु, तो यहाँ उत्तर आपका चला जाएगा विषाणु को चला जाएगा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पैनक्रियाज अगर खराब हो जाती है, क्योंकि पैनक्रियाज में ही बनता है इंसुलिन, और वो अगर वहाँ बनेगा नहीं तो मधुमेह रोग, जिसे हम डायबिटीज़ या शुगर के नाम से भी जानते हैं, वो हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका शुगर का चेक कराएंगे, जब हम यूरिन करते हैं तो यहाँ पर कुछ समय में ही चींटियाँ लग जाती हैं जाकर के, अगर चींटियाँ लग जाती हैं जिससे पता चलता है कि हमें मधुमेह रोग है। शुगर की मात्रा बढ़ने से ऐसा होता है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग जो है सबसे अधिक फेफड़े को प्रभावित करता है। सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्तहीनता है। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन किस रोग की दवा है? तो मलेरिया की ये दवा है। छिड़काव से जितने मलेरिया के मच्छर होते हैं मर जाते हैं। कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? तो चूहा जो है प्लेग रोग फैलाता है। ध्यान रखना है, चूहा प्लेग रोग फैलाता है। मनुष्य शरीर में प्लाज्मा में मुख्य अंश क्या होता है? मनुष्य के शरीर में जो प्लाज्मा पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा 90% जल होता है, 90%। बाकी जो 10% बच गया उसमें कार्बनिक प्लस अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है? तो रक्त के माध्यम से प्राप्त होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। सेल उसके बाद ऊतक बनते हैं, तो ऊतक सभी के सभी जो भी बने होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो फंक ने विटामिन शब्द का नाम दिया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। जो विटामिन सी जो है सभी जितने भी खट्टे फल है, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इस तरीके के फलों में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो यकृत से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में नहीं। तो कोशिका झिल्ली जो है वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं। पादप कोशिका में इसकी जगह कोशिका भित्ति पाई जाती है। कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं? तो कोशिका भित्ति। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, देखिए यहाँ दिया है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति के मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? तो सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज की ये बनी होती है, 3 भागों में बटी होती है, एक मध्य, एक बाह्य और एक आंतरिक, बीच वाली, मिडिल इसको कहते हैं। कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? तो कोशिका की रचना का मुख्य आधार है जीवद्रव। जीवद्रव को हम जीवन की भौतिक इकाई कहते हैं, भौतिक इकाई भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है या जीवन का भौतिक आधार कह लीजिए या जीवन की भौतिक क्या कह लीजिए, किसको कहते हैं? जीवद्रव्य को ही कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्मा में पाए जाने वाले मुख्य पदार्थ क्या है? तो प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यकता होता है? तो पोटेशियम आवश्यकता होती है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? तो रोनाल्ड रास ने किया था। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम किस प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में काम आता है। वहीं डीएनए को आनुवंशिकी पदार्थ कहते हैं, ये ध्यान रखना है। पौधे द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? तो कैरोटीन के मौजूदगी के कारण पीला होता है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु को हम घात करो और छिप जाओ
के नाम से भी जानते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। रुधिर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो ल्यूकेमिया कहा जाता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। दांतों में मसूड़ों में पस आने लगता है, दांत हिलने लगते हैं, इस तरह की कई सारी समस्याएं होने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के किस अंग के लिए लाभकारी हैं? तो ये दोनों के दोनों हड्डियों के लिए लाभकारी हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये हरे दिखाई देते हैं। कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है? तो विटामिन डी जो है रिकेट्स रोग से बचाता है। हर शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो बड़ी आंत में जाकर के कंप्लीट पाचन हो जाती है। अमीबा किस किस्म का जीव है? तो एक कोशिकी वाला जीव है। हम तो बहुकोशिकीय जीव हैं, पेड़ पौधे बहुकोशिकीय जीव हैं। एक कोशिका का जो बना होता है उसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। पौधे का जो जनन भाग है वो कौन सा है? तो पौधे का जनन भाग पुष्प होता है। अब जैसे मटर हो गया तो मटर में नर और मादा दोनों ही पाए जाते हैं। कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी को रक्तदान कर सकता है? तो ओ वर्ग वाला जो होता है वो सभी को रक्तदान कर सकता है। कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है? तो ए और बी रक्त वाला वो सभी से ले सकता है। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी सूर्य से मिलता है। सूर्य की किरणें जब हमारी बॉडी पर पड़ती हैं तो रिएक्शन होता है, तो विटामिन डी हमें मिलती है। कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीकरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंडा कौन होता है? सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। सामान्यतः किसके गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है? तो पिता के। ये ध्यान रखना आपको, उत्तर इसका पिता हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो जल में हुई थी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना है, पोमोलॉजी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। लेकिन जिस पर बीज बनता है तो उसको आवृत बीजी कहते हैं। चेचक के लिए टीके का विकास किया था, किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है, रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम पालन जो है आपका सेरिकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहती है? तो पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बच्चों में कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग होता है? तो मरासमास रोग होता है। तो हमने आज का सेशन कंप्लीट किया और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यहाँ से कुछ बेनिफिट्स मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।